घरों से एक घर बना है। एक घर में रहती है शकुंतला और उसका बेटा आनंद। दूसरे घर में रहती है कोकिला और उसका पति पीताम्बर। बेटे बेटी शहर में रहते हैं, लेकिन वो गांव की माया छोड़ नहीं पाए। और आखिरी घर में रहते हैं गरीब किसान प्रणव और उसकी पत्नी आस्था। आस्था से कोकिला और शकुंतला बहुत जलती हैं। सुना है आज सुबह तूने चिल्ला चिल्ला कर पूरा आंगन सर पर उठा लिया था। सुबह सुबह मुझे जगाया, तब तू कहाँ थी? मेरा बेटा आनंद आलसी है। सुबह से कह रही थी बाजार जाने के लिए, नहीं गया, फिर मुझे ही जाना पड़ा। उम्र तो कम नहीं है, इस उम्र में तो शादी करके परिवार संभालने का वक्त था, फिर भी दिन भर बेकार बैठा रहता है। बहुत सोच रही हूँ उसे लेकर, और ऊपर से प्रणव की पत्नी, वो रोज पहले रसोई में घुस जाती है। कितनी बार कहा हम बड़े हैं, पहले हम खाना बना लें, सुनती ही नहीं। उसी के कारण तो सुबह सुबह दिमाग गर्म हो गया। एक रसोई, उसी को लेकर सबका झगड़ा। इतनी जल्दी है तो अपनी रसोई क्यों नहीं बना लेती? फिर रोज की तरह वो प्रणव की पत्नी आस्था की बुराई करने लगती हैं। बेचारी आस्था कोकिला और शकुंतला की सारी बातों को सहती रहती है, लेकिन कभी कभी उनके रूखे व्यवहार से उसे बहुत दुख होता है। रोज रसोई पहले करने जाने की वजह से मुझे इनकी बातें सुननी पड़ती हैं। उन्हें नहीं पता कि तुम सुबह जल्दी काम पर जाते हो, इसलिए जल्दी खाना बनाना पड़ता है। अरे ये कोकिला और शकुंतला मासी ना ऐसी ही हैं आस्था, समझी? इनकी ये बातें रोज की हैं, मुझे तो आदत हो गई है, तुम ध्यान मत दो। वो इतनी बुरी बातें करती हैं, लेकिन तुम कभी मेरे लिए उनके खिलाफ कुछ नहीं कहते। आस्था, बचपन में मैंने माँ बाप को खो दिया। कोकिला और शकुंतला मासी ने ही मुझे माँ का प्यार दिया। मैं उनका... जो मुझे अपमानित करते हैं वो कुछ नहीं है, तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ा समझो आस्था। देखो, जब तुम्हारा अपना खुद का रसोई होगा ना, तब तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, जब चाहे खाना बना सकोगी। कभी अपनी रसोई होगी, इस उम्मीद में मुझे रोज अपमान सहना पड़ता है। यही चाहते हो क्या? अब देखो, 3 परिवारों का एक साथ रहना है तो थोड़ा बहुत ऊंच नीच और थोड़ा बहुत समझौता करना पड़ता है ना। समझौता ही कर रही हूँ, जब चाहे अपमान करते जाएं, तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर भी प्रणव आस्था को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन आस्था चुपचाप चलकर दूसरी तरफ चली जाती है। प्रणव और कोकिला के पति पीताम्बर के बीच एक स्नेहपूर्ण रिश्ता है। जब प्रणव उदास होकर आंगन में बैठा होता है तो पीताम्बर आकर उसके पास बैठ जाते हैं। तेरे बचपन की आदत अब तक नहीं गई। जब भी मन उदास होता है, आंगन में आकर सिर झुकाकर बैठ जाता है। क्यों प्रणव? हाँ, मन तो उदास होगा ही काकू। जिसके पास पैसे नहीं होते ना, उसे कहीं शांति नहीं मिलती, ना घर में ना बाहर। अरे अचानक ऐसे क्यों बोल रहा है? कोई समस्या हो तो बता मुझे। नहीं 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 नहीं, समस्या कोई नहीं है, तुम चिंता मत करो काकू, सब ठीक है। प्रणव, मैं तेरा मन ठीक से समझता हूँ। देख, तेरे मन में कुछ चल रहा है, सच सच बता, क्या हो गया है? बोल। काकू, तुम लोग ही मेरे परिवार हो, लेकिन शकुंतला मासी और कोकिला मासी जो मेरी पत्नी के साथ व्यवहार करती हैं, सही बताऊं वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। शकुंतला देवी से तो मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा, लेकिन मेरी पत्नी कोकिला से मैंने कई बार कहा है कि वो बहू के साथ बुरा व्यवहार ना करे, लेकिन क्या कहूं, कोई फायदा ही नहीं होता है। वही तो, रोज रोज घर लौटकर आस्था को इस तरह रोते हुए देखता हूं, और सही बताऊं तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ऐसे। हाँ, बस एक रसोई को लेकर इतनी समस्या हो रही है। अलग अलग रसोई बनाने के पैसे भी तो किसी के पास नहीं है। शाम का समय हो जाता है। प्रणव उदास होकर आकाश की तरफ देखता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। आकाश में बादल हैं, तेज हवा चलने लगती है। शकुंतला जल्दी जल्दी रसोई की तरफ दौड़ती है।
तुझे ऊपर वाले ने किस मिट्टी का बनाया है बताओ। रोज इतना सुनती हो फिर भी समझ नहीं आता। आप इतनी देर से नहीं आई मासी, अब मैं रसोई करने आई हूँ, आप आकर मुझे डांट रही हैं। क्या कहना चाहती हो तुम? क्या मैं जानबूझकर चिल्लाने का बहाना ढूंढ रही हूँ तुम्हारे पास आकर? मैंने कुछ नहीं कहा। वैसे भी आपको खाना बनाने की कोई जल्दी नहीं है, लेकिन मुझे जल्दी है। मेरे पति सुबह जल्दी काम पर जाते हैं। ओहो हो, तो अब तुम अपने पति को मेहनती और मेरे बेटे को आलसी कहना चाहती हो? सिर्फ तुम्हारे घर का खाना जरूरी है और हमारा सब फालतू। आप फालतू बात बढ़ा रही हैं मौसी, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। तुम जो कह रही हो और जो तुमने कहा मैं अच्छे से समझ रही हूँ। अगर इतनी जल्दी है तुम्हारे पति को तो तुम अपनी रसोई अलग क्यों नहीं कर लेती? कृपया अपने और मेरे बीच उन्हें घसीट कर मत लाइए। प्रणव को मैंने अपने बेटे जैसा बड़ा किया, अब उसके बारे में बात करना मना है? वाह! फिर जानबूझकर इस मामूली बात को लेकर शकुंतला ड्रामा करती है और जोर जोर से चिल्लाती है। आस्था चुपचाप खड़ी होकर रोने लगती है। शकुंतला की बनाई हुई कहानी सुनकर प्रणव आस्था को गलत समझने लगता है और वो गुस्से में आस्था से झगड़ा करने आता है। खुश हो गई तुम? अब तो तुम खुश हो ना? आखिर तुम जो चाहती थी वही हुआ, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई। शकुंतला मासी ने तुम्हें मेरे बारे में कुछ बताया है? बिल्कुल बताएगी वो। अरे तुमने उसे अपमानित किया, उसे दुख दिया, और तुम क्या उम्मीद करती हो कि ये सारी बातें मेरे कानों तक पहुंचे ही नहीं, है ना? वो झूठ बोल रही हैं। मैंने उन्हें अपमानित नहीं किया, वो बस रो रो कर ड्रामा करने लगी। अगर तुमने एक और शब्द भी बोला ना तो मैं तुम्हारी हड्डी पसली एक कर दूंगा। अरे वो एक बुजुर्ग हैं, तुमसे दो बातें कह सकती हैं, समझी? लेकिन तुम अभी के अभी उनके पास जाओ और जाकर उनसे माफी मांगो, जाओ। नहीं, मैंने कोई अपराध नहीं किया है, इसलिए मैं माफी नहीं मांगूंगी। वो मुझे तुम्हारी आंखों में छोटा करने के लिए ये सब कर रही हैं। तुम माफी मांगोगी या फिर मैं तुम्हें आज ही मार डालूंगा। ठीक है, तुम चाहो तो मुझे मार सकते हो, लेकिन शकुंतला मासी जैसी गंदी और घटिया औरत से मैं कभी माफी नहीं मांगूंगी। अरे तुम्हारी इतनी हिम्मत, रुक जाती ही तो। प्रणव ने कभी आस्था पर हाथ नहीं उठाया था, लेकिन शकुंतला की झूठी साजिश के कारण प्रणव बेचारी आस्था को बुरी तरह मारने लगता है। मुरली गांव का सबसे चालाक और धूर्त आदमी शहर में काम करके गांव लौट रहा था। रास्ते में शकुंतला के बेकार बेटे आनंद से उसकी मुलाकात होती है। ये रास्ता अगर कभी ना हो खत्म तो क्या होता, तुम बताओ। अगर रास्ता खत्म ना हो तो घर कैसे लौटोगे भाई? अरे आनंद और कैसे हो तुम? अरे मैं तो ठीक हूँ, लेकिन जब तक घर पे रहता हूँ मेरी माँ की वही बातें सुन सुनकर परेशान हो जाता हूँ। इसीलिए अब रात तक घर से बाहर ही रहता हूँ, ना रहूंगा घर में, ना सुनूंगा बातें। हाँ, ऐसा तो होना ही था। अब भाई कोई काम धाम नहीं है, पूरे दिन इधर उधर घूमते रहना है, तो फिर अब। अरे तो मैं भी कुछ काम करना चाहता हूँ भाई, लेकिन क्या करूँ, मेहनत करने में मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आता। वाह बेटा वाह, पूरा गांव ढूंढने पर भी ना तेरे जैसा आलसी और बेकार आदमी कहीं ना मिलेगा। एक तो काम भी करना है और मेहनत करने में मजा भी नहीं आता। वाह, चिट भी तेरी पट भी तेरी। आलसी होना भी एक खास गुण है मुरली। हाँ। अबे चुप कर, ये बता कभी पैसे वैसे कमाने का सोचा है? अबे लाखों रुपए होंगे, जो चाहोगे वो हाथ में। हाँ, लेकिन इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, पैसे तो आसमान से नहीं गिरेंगे ना। अबे मूर्ख, क्या तू सोने और घूमने के अलावा कुछ नहीं जानता क्या? अरे भाई मुझे देख,
मैं क्या मेहनत करता हूँ, लेकिन ढेर सारे पैसे कमाता हूँ। हाँ हाँ, ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। बताओ भाई, तुम इतने पैसे कैसे कमाते हो? कैसे कमाते हो ये बात मैं तुम्हें क्यों बताऊं, लेकिन सुनो, अगर जानना ही है तो मुझे चाय और गर्मा गर्म समोसे खिलाने पड़ेंगे। बताओ। चाय और समोसा खिलाऊंगा तो क्या तुम मुझे कम मेहनत में ज्यादा पैसा कमाने का तरीका बताओगे? लेकिन एक शर्त है दोस्त, अगर वो मान सको तो ही तुम्हें बताऊंगा। हाँ हाँ ठीक है, बताओ क्या शर्त है? जो काम मैं तुम्हें बताऊंगा उसके बारे में किसी से कुछ नहीं बोलना, सब गुप्त रखना होगा। शकुंतला और कोकिला प्रणव के घर में शांति और अशांति के बारे में सोचकर और तमाशा देखने के लिए दोनों मिलकर प्रणव के घर जाती हैं। हाँ, आओ मासी, आओ आओ आओ। मैं सोच ही रहा था कि तुम्हारे घर जाऊं। अच्छा हुआ तुम लोग आ गए। आओ 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 आओ। जो भी हो, तू तो मेरे लिए मेरे बेटे आनंद जैसा ही है, और अगर बेटे के घर में अशांति हो तो कोई माँ खुश हो सकती है क्या? अब उसने तुम्हारा अपमान किया तो मैं सही बताऊं तो उससे बात नहीं करना चाहता। तुम मेरी माँ जैसी हो और मैं किसी को भी अपनी माँ का अपमान करते हुए नहीं देख सकता। मेरी बात सही जगह पर लग गई, यही तो चाहती थी। अब देखना मैं कैसे तुम्हारा घर तोड़ती हूँ। छोड़ो प्रणव, तुम आस्था से बात करके सब ठीक कर लो। आखिरकार वो तुम्हारी पत्नी है, ऐसे कितने दिन रहोगे? ओफो कोकिला, उनका घर वो समझेंगे। अगर प्रणव को बात नहीं करनी है तो उसे मजबूर मत करो। आस्था की नाफरमानी की सजा यही होगी। शकुंतला मासी चाहती है कि प्रणव कभी भी मुझसे बात ना करे। कितना बुरा है वो। शकुंतला के बहकावे में प्रणव ने आस्था से बात करना बंद कर दिया और आस्था दुख में रोती रहती है। जैसे ही सब आस्था और प्रणव के बीच की बातों में व्यस्त होते हैं, आनंद मुरली की बातों में लालच में आकर उसके पास जाता है। हाँ तो समझे आनंद, जो काम मैं करता हूँ उसमें कोई मेहनत नहीं है, लेकिन इस काम में बहुत गोपनीयता रखनी पड़ती है, वरना परेशानी हो सकती है। हाँ हाँ, वो तो मैं समझ गया, और मैं तो ये कह भी रहा हूँ ना कि मैं किसी को कुछ न बताऊंगा, एकदम चुप। सुनो, शहर से नकली दवाइयां लाकर गांव के अस्पतालों और दुकानों में बेचना होगा, जिससे होगा गजब का मुनाफा। नकली दवाइयाँ? अरे दादा रे, ये तो गैर कानूनी है। अबे इसी कारण से तो किसी को बताना नहीं है ना। ये शहर के कारखानों से हमें नकली दवाइयां खरीद कर यहाँ गांव में उसे महंगे दामों में बेचना है। उसका एक हिस्सा शहर को भेजना है, बाकी फिर तो हमारा होगा ना। अरे भाई, लेकिन ये काम तो बहुत खतरनाक है। अगर पकड़े गए तो फिर तो हो गया काम। मैं पिछले 2 साल से यही काम कर रहा हूँ बे। अगर मेरी बात मान तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। अरे कोई नहीं पकड़ेगा। क्या बात कर रहे हो? कोई नहीं पकड़ेगा? हाँ, फिर तो मुझे तुम पर विश्वास है। लेकिन अगर माँ पूछेगी कि क्या करते हो तो मैं क्या बताऊंगा? अरे तो कह देना ना कि एक क्लर्क की नौकरी पकड़ ली है, अच्छा वेतन मिलता है। देखना तुम्हारी माँ भी खुश हो जाएगी, और फिर बाद में जब पैसा वैसा दोगे तो फिर समझ जाएगी कि हाँ लड़का काम करता है। इतना काहे सोचते हो भाई? मुरली के लालच भरे शब्द आनंद के दिमाग में बैठ जाते हैं और वो कम मेहनत में अमीर बनने का सपना देखने लगता है। प्रणव और आस्था के बीच दूरियां बनाने के बाद भी शकुंतला का मन नहीं भरता। अब वो आस्था को घर से बाहर निकालने की साजिश करने लगती है। प्रणव और आस्था के बीच जो अशांति हुई है, लगता है अब वो कभी ठीक नहीं होगी। अब तो लगता है उनका घर टूट जाएगा। प्रणव ने गुस्से में थोड़ा हाथ उठाया है, लेकिन तुम मत सोचो कि वो आस्था को छोड़ देगा। वो लड़की जो चालाकी जानती है, प्रणव का मन फिर जीत लेगी। अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। एक बार अगर उनके बीच खटास आ गई है तो अब मैं इन्हें अलग ही कर दूंगी। लेकिन इन्हें अलग करके हमें क्या फायदा होगा? छोटे से लेकर प्रणव को हमने ही संभाला है, कभी भी अपने बच्चों से कम प्यार नहीं किया।
लेकिन हमारे प्यार का क्या फायदा हुआ? तो फिर तुम चाहती क्या हो? प्रणव अपनी पत्नी को छोड़ दे? उम्र हो गई है और हमारा ख्याल रखने वाला कोई होना चाहिए, और प्रणव जैसा आज्ञाकारी बेटा कहीं नहीं मिलेगा। आनंद तो किसी काम का है नहीं। तो फिर तुम क्या करने वाली हो? कैसे उस आस्था को घर से बाहर निकालोगी? आग तो पहले से जल रही है, अब उस पर थोड़ा तेल डालना होगा। शकुंतला की शैतानी हंसी से घर की दीवारें भी कांप जाती हैं और वो आस्था और प्रणव का घर तोड़ने की साजिश के बारे में सोचने लगती है। कोकिला ने शकुंतला की बातों से प्रणव से अकेले मिलने की योजना बनाई, और शकुंतला और कोकिला की साजिश को न समझ पाने वाला प्रणव उनके जाल में फंस गया। क्या हुआ कोकिला मासी, अचानक मुझे इस वक्त क्यों बुलाया है? कोई जरूरत है? तुम्हारे और आस्था के बीच सब ठीक चल रहा है? क्या तुम दोनों एक दूसरे से बात करते हो? हाँ, नहीं मासी, अब 1 हफ्ता हो गया, अब भी हम दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। जब से मैंने आस्था के ऊपर हाथ उठाया है, वो तो बिल्कुल चुप सी हो गई है। मैं सोच रहा हूँ कि उससे माफी मांग लूं। क्या बात कर रहे हो तुम? तुम एक पुरुष हो और आस्था से माफी मांगने जाओगे? उसके सामने सिर झुका दोगे? तो क्या करूं मासी, तुम ही मुझे कुछ सलाह दो। तुम उसे एक सख्त शिक्षा दो ताकि वो खुद तुम्हारे पास आए और सिर झुका दे। लेकिन मैं उसे क्या सजा दूं? उसे कुछ दिनों के लिए घर से बाहर निकाल दो और जंगल में छोड़ाओ। देखना, वो दौड़कर तुम्हारे पास आएगी और पैर पकड़ लेगी। ये बहुत खतरनाक है। अगर वो... यही है उसे शिक्षा देने का तरीका। अगर वो अपनी गलती समझेगी तो भाग कर आएगी, नहीं तो जंगल में ही मर जाएगी। प्रणव चुपचाप किसी विचार में खो जाता है और दरवाजे के पीछे छुपी शकुंतला के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान फैल जाती है। 2 दिनों की कड़ी धूप के बाद अचानक एक आंधी आ जाती है। आस्था चुपचाप खिड़की की तरफ देखती हुई बुरी तरह रो रही थी। आज 1 हफ्ता हो गया, प्रणव ने मेरे साथ एक बार भी बात नहीं की। मैंने ऐसा क्या अपराध कर दिया? अचानक बारिश में भीगता हुआ प्रणव घर आता है। उसके दिमाग में कोकिला और शकुंतला के जहर से भरे हुए विचार थे। घर में घुसते ही वो आस्था का हाथ पकड़कर उसे खड़ा कर देता है। क्या कर रहे हो? इतना जोर से मेरा हाथ क्यों पकड़ा? 1 हफ्ते से देख रहा हूँ, तुम मुझसे बात नहीं करती हो, चुपचाप बैठी रहती हो। चाहती क्या हो तुम? क्या मैं आकर तुम्हारे सामने सर झुकाऊं, तुमसे माफी मांगूं, गिड़गिड़ाऊं? ये चाहती हो तुम? मैंने ऐसा कुछ नहीं चाहा। तुम्हें मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो तुम अगर मुझसे माफी मांगने को कहोगे भी ना, फिर भी मैं तुमसे नहीं माफी मांगूंगा, समझी? फिर प्रणव जोरदार आंधी और बिजली के बीच आस्था को खींचते हुए घर से बाहर फेंक देता है और धक्का देकर उसे जमीन पर गिरा देता है। क्या कर रहे हो? मुझे इस तरह घर से बाहर फेंक रहे हो? मैं इस तूफान और बारिश में कहाँ जाऊं? सीधी बात है, जिसके पास मेरे लिए कोई इज्जत नहीं, उसके लिए मेरे घर में भी कोई जगह नहीं। मेरे साथ ऐसा अन्याय मत करो, इतना कठोर मत बनो। तुम तो कभी ऐसे नहीं थे। अचानक क्या हो गया है तुम्हें? अरे जहां जाना हो वहां जा, और अगर कहीं जगह ना हो तो जंगल में या बाग के पास घूमने जा। आज से मेरे घर का दरवाजा तेरे लिए हमेशा के लिए बंद। ठीक है, मैं जा रही हूँ। अब कभी भी तुम्हारे घर के पास भी नहीं आऊंगी। पहले मैं बेवकूफ था, अब समझ में आ गया कि तुम कितनी नाफरमानी और बदतमीज हो। तुम्हारे अंदर मेरे लिए कोई इज्जत नहीं है। अरे बाहर निकलो मेरे घर से, निकलो। मैंने सोचा था आस्था मुझसे माफी मांगेगी, लेकिन वो तो राजी हो गई। ओहो, ठीक है ठीक है ठीक है, अब मैं उसे रोकूंगा नहीं। शकुंतला की साजिश का शिकार आस्था और प्रणव एक दूसरे से मुंह फेर लेते हैं। आस्था रोते हुए चली जाती है।
प्रणव भी उसे देखता नहीं। आनंद और मुरली की नकली दवाइयों की तस्करी चल रही थी। नाव नदी किनारे पहुंचती है। वो एक एक करके दवाइयों के बॉक्स नाव से उतार रहे होते हैं। तभी दरोगा उस नाव के पास आकर खड़ा हो जाता है। क्यों, कैसा चल रहा है तुम्हारा कामकाज? बहुत बढ़िया चल रहा है। आज 5,000 रुपए की दवाई लाया हूँ। अब इन्हें 20,000 रुपए में कहीं टिका दूंगा, उसके बाद हो गया पैसा ही पैसा। अरे वाह वाह वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ये बताओ, कितने दिनों से ये चोरी का काम कर रहे हो तुम लोग? अरे आनंद इस काम में नया है भैया, मैं तो पुराना हूँ। क्या बात है दरोगा बाबू, आप? अरे तेरी, मुझे तो ध्यान ही नहीं रहा। आप तो हाँ, अच्छा हुआ ध्यान नहीं रहा। अगर ध्यान रखते तो ऐसा कुछ मुंह से उगलते ही नहीं। दरोगा बाबू, मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने बार बार मुरली से कहा था कि ये काम खतरनाक है, लेकिन उसने मेरी सुनी ही नहीं। सच में? तुम अगर अच्छे होते तो इस तरह की गंदी तस्करी में मुरली का साथ नहीं देते। बहुत दिनों से तुम दोनों को ढूंढ रहा हूँ, आज मैंने पकड़ लिया। तुम लोग जानते हो कितने लोगों की जान इन गलत दवाइयों की वजह से चली गई। दरोगा बाबू, मुझे छोड़ दीजिए। मेरी माँ अगर जानती है कि मैं पुलिस स्टेशन में हूँ तो वो तो मर जाएगी। दरोगा बाबू, इन लोगों की जान से खेलते वक्त तुम्हें ये सब ख्याल नहीं आया? चलो थाने चलो सब, चलो ले चलो इसको। 2 हवलदार आकर दोनों लालची बदमाशों को घसीटते हुए थाने ले जाते हैं। पैसों का लालच उनके लिए काल बन गया। सारी रात बारिश के बाद सुबह थोड़ी सी धूप दिखती है। बेबस आस्था जंगल में झाड़ियों में सिमटी हुई पड़ी थी। बारिश रुकने के बाद वो उठकर जंगल में चलने लगती है। फिर से तेज धूप हो गई है। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? मैं तो माता पिता के पास भी नहीं जा सकती। अगर पापा को पता चला कि प्रणव ने मुझे घर से बाहर फेंक दिया है तो वो डर के मारे मर जाएंगे। जाने के लिए कोई जगह ना पाकर आस्था जंगल में ही कोई आश्रय बनाने का फैसला करती है। वो जगह तलाशते हुए एक घायल हिरण को झाड़ी में तड़पते हुए देखती है। ओह, बेचारे हिरण को क्या हुआ? चलो देखती हूँ। पास जाने पर वो देखती है कि एक पेड़ गिरने से हिरण का पैर चोटिल हो गया है और खून बह रहा है। आस्था अपनी साड़ी का छोर फाड़कर हिरण के पैरों में बांध देती है। इस हिरण को बचाना है। थोड़ी सी देखभाल से ये पूरी तरह ठीक हो जाएगा। और जंगल में एक झोपड़ी बनाती है। हिरण उसके पास ही रहता है। कुछ दिनों में पूरा गांव आस्था और हिरण की बातों से परिचित हो जाता है। प्रणव ये जानकर पछताता है और आस्था को वापस लाने की कोशिश करता है। कुछ दिनों बाद प्रणव जंगल में आस्था को ढूंढते हुए एक झोपड़ी देखता है। इस गहरे जंगल में आस्था के अलावा कोई और इस झोपड़ी में रहने की सोच नहीं सकता। चलो जाकर देखता हूँ। प्रणव जैसे ही झोपड़ी के पास आता है उसे आस्था दिखाई देती है। तुम यहाँ? अरे कल से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, आखिरकार तुम मिल गई। चलो मैं तुम्हें घर वापस ले जाने के लिए आया हूँ। चलो आस्था। नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगी। अब देखो, मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है। अब मतलब मैं कहूँगा कि अब मुझे माफ कर दो आस्था। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी, क्योंकि वहाँ वापस जाने पर फिर से कोकिला और शकुंतला मासी मेरे पीछे पड़ जाएंगी। देखो, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ और जिस रसोई घर की वजह से ये सारी परेशानी हुई है वहाँ तुम्हें फिर से खाना नहीं बनाना पड़ेगा। मैं तुम्हारे लिए अलग रसोई घर का इंतजाम कर दिया है मैंने। अलग रसोई घर? बस हाँ, मैंने तुम्हारा और तुम्हारे हिरण का पूरा किस्सा सुना और तभी मैंने तय किया कि तुम्हें इज्जत से घर वापस लाऊंगा और अपनी गलती की माफी भी मांगूंगा। अब माफ कर दो ना आस्था। इस दिन का मुझे इंतजार था। कसम खाओ, अब से जो कुछ भी लोग कहें तुम उनका विश्वास मत करना।
मुझे सिर्फ तुम पर विश्वास रखना है। हाँ, मैं तुमसे वादा करता हूँ। फिर आस्था और प्रणव एक नई शुरुआत करने का संकल्प लेकर घर की ओर चल पड़ते हैं, जैसे उनकी जिंदगी ने फिर से एक नया मोड़ ले लिया हो। आस्था और प्रणव अपनी जिंदगी फिर से संवारने लगते हैं। आस्था अलग रसोई घर में खाना बनाने लगी। उनके जीवन में खुशियां लौटने लगी। जब मैं जंगल में थी, कभी कभी बहुत डर लगता था, अगर कोई हिंसक जानवर हमला कर दे तो। अरे, मैं भी तुम्हारे बारे में बहुत चिंतित था। वो तो कोकिला मामी के प्रभाव में आकर उनकी बातें सुनकर मैंने ये बेवकूफी कर दी। बाद में मुझे बहुत पछतावा हुआ कि कैसे दिया मैंने। नहीं तो मैं कभी तुम्हारे ऊपर हाथ उठाऊं? ना 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 ना, ऐसा अन्याय कभी ना करूं मैं। पुरानी बातें, अब कोई फायदा नहीं। हमें अब आगे के दिनों को बेहतर बनाने की कोशिश करनी होगी। वो दोनों बहुत खुश रहते हैं, लेकिन उनकी खुशी की खबर सुनकर शकुंतला पूरी तरह से टूट जाती है। उसके बाद जब वो आस्था और प्रणव को फिर से खुशी से साथ देखती है, तो वो जलन और क्रोध से जल उठती है। तूने कुछ दिन से खाना पीना सब बंद कर दिया है शकुंतला। क्या ऐसा करने से तेरी खुशी वापस आएगी? मेरे बेटे ने इतना बड़ा गलत काम किया और मैंने कुछ भी महसूस नहीं किया। अगर जानती तो मैं कभी उसे ऐसा नहीं करने देती। इससे अच्छा तो आनंद बेकार ही रहता। मेरा बेटा जेल में सड़ रहा है और वही प्रणव अपनी पत्नी के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहा है। छोड़ो, अब उनके पीछे पड़कर क्या मिलेगा। 2 दिन बाद सब ठीक हो जाएगा। मेरा बेटा थाने में है। प्रणव से मैंने थोड़ी मदद मांगी थी, लेकिन वो अपनी पत्नी और घर में खुश है। अलग रसोई घर, अपना खाना खुद बनाना, हंसी खुशी। जब से उसने अलग रसोई घर बनाया है, आस्था तो हमारी तरफ देखती भी नहीं।